हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी ऐतिहासिक मूवी को जिसके लोग आज तक दीवाने हैं। इस मूवी का नाम है ग्लेडिएटर। रोम की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि दुनिया की 1/4 अवाम इनकी हुकूमत तले जिंदा रहती थी, पर एक बहादुर सिपहसालार ने अकेले ही पूरे रोम की किस्मत बदल दी। पर क्या ये अकेला बेरहम बादशाह और उसकी फौज के सामने टिक भी पाएगा, या फिर रोम की किस्मत बदलना सिर्फ एक सपना रह जाएगा और इतना ताकतवर सिपहसालार एक गुलाम कैसे बन गया? चलिए पता लगाते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जर्मेनिया के बंजारों के खिलाफ 12 सालों से चल रही जंग अब खत्म होने वाली थी। सिर्फ एक और इलाके पर फतेह हासिल करके पूरे रोम में अमन कायम करना था। इसीलिए रोम के बादशाह मार्कस की एक बहुत बड़ी फौज जर्मेनिया के बंजारों के सामने खड़ी थी, जिसकी कमान बहादुर सिपहसालार मैक्सिमस के हाथ में थी। पर बंजारे इनके भेजे हुए कासिद का सिर काट के भेज देते हैं और उसका सिर इनके सामने डालकर जंग का ऐलान कर देते हैं। मैक्सिमस कहता है कि वो लोग हथियार नहीं डालेंगे, इसीलिए मेरा इशारा मिलते ही इन पर कयामत ढा देना। और फिर मैक्सिमस खुद पीछे से हमले के लिए अपनी दूसरी सैन्य टुकड़ी के पास जाने लगता है और वहां पहुंचकर अपनी सैन्य टुकड़ी से कहता है कि आज हम जो भी ख्वाब देखेंगे वो पूरा होगा। और इधर बादशाह की बची हुई फौज भी हमले के लिए सारे हथियार और गोला बारूद के साथ तैयार है। और मैक्सिमस का इशारा मिलते ही ये लोग बंजारों की फौज पर जबरदस्त हमले करना शुरू कर देते हैं। आग के गोलों और तीरों से काफी बंजारे मारे जाते हैं और पीछे से मैक्सिमस भी दूसरी सैन्य टुकड़ी के साथ इनकी तरफ आ रहा है। पहले ताकतवर हमले से ही बंजारे सामने से घिर चुके थे और अब बादशाह की फौज इनकी तरफ आने लगती है और बंजारे जैसे ही इन पर हमला करते हैं तो तभी पीछे से मैक्सिमस भी दूसरी टुकड़ी के साथ इन पर टूट पड़ता है और अब बंजारे दोनों तरफ से बीच में घिर चुके हैं। और घोड़े से गिरने के बाद भी मैक्सिमस काफी बंजारों को मार गिराता है और जल्दी ही इस पूरे कत्लेआम का अंत मैक्सिमस और रोम के राजा मार्कस की जीत के साथ होता है, जो दूर से ये सब देख रहे थे। और इधर हम बादशाह के बेटे कोमोडस और उनकी बेटी लूसिला को देखते हैं। कोमोडस फौरन अपने पिता से मिलने के लिए निकल जाता है और इधर हम देखते हैं कि रोम के बादशाह मैक्सिमस से बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे बहादुर सिपहसालार को क्या इनाम दिया जाए। जिस पर मैक्सिमस कहता है कि मैं अपने घर जाने की इजाजत चाहता हूँ ताकि अपने बीवी बच्चे से मिल सकूं। तभी बादशाह का बेटा कोमोडस भी यहाँ पर आ जाता है, पर वो देखता है कि सभी लोग मैक्सिमस का गुणगान कर रहे हैं और बादशाह भी मैक्सिमस से बहुत खुश हैं। और फिर जब कोमोडस अपने पिता के पास आता है तो उसके पिता कहते हैं कि जंग खत्म हो गई बरखुरदार, सम्मान करो मैक्सिमस का जिसने ये जंग जीती है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि बादशाह अपने बेटे को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात को मैक्सिमस की मुलाकात जब कोमोडस से होती है तो वो कहता है कि मुझे तुम जैसे वफादारों की जरूरत पड़ेगी, क्या वक्त आने पर तुम मेरा साथ दोगे? जिस पर मैक्सिमस कहता है कि मैं आपके पिता से इजाजत लेकर अपने घर जा रहा हूँ। तभी हम राजा की बेटी लूसिला को देखते हैं और बादशाह अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि काश तुम मेरा बेटा होती। अगली सुबह जब बादशाह मैक्सिमस को अपने पास बुलाते हैं तो उससे कहते हैं कि मैंने अपनी 25 साल की हुकूमत में कई देशों पर फतेह हासिल की, जंगें लड़ी, खून बहाया और अपनी सल्तनत को ज्यादा से ज्यादा फैलाया, पर मेरे इतने सालों की हुकूमत में सिर्फ 4 साल ही अमन कायम रह पाया। रोम की हुकूमत के लिए मेरे हजारों सिपाहियों ने अपना खून बहाया, पर अब रोम के लिए मैं अपना पुराना सपना साकार करना चाहता हूँ। राजतंत्र में सारी ताकत राजा के पास होती है, पर अब वक्त आ गया है कि रोम को उसकी आवाम के हवाले कर दिया जाए। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि रोम पर एक बादशाह की हुकूमत नहीं बल्कि आवाम की हुकूमत होनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुनता हूँ। जल्दी ही मेरा बेटा कोमोडस भी मेरा ये फैसला मान लेगा और तुम ही रोम के बादशाह बनोगे, ताकि रोम की आवाम को लोकतंत्र के लिए तैयार करके पूरे रोम की सल्तनत आवाम को सौंप सको। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। कल सुबह मैं सबको बता दूंगा कि तुम ही अगले बादशाह बनोगे। इसके बाद मैक्सिमस जब बाहर आता है तो लूसिला उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि मेरे पिता को तुम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, क्या तुम मेरे भाई कोमोडस की भी ऐसे ही खिदमत करोगे जब वो बादशाह बनेगा? जिस पर मैक्सिमस कहता है कि मैं सिर्फ रोम की खिदमत करता हूँ। इसके बाद इधर बादशाह अपने बेटे कोमोडस को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अगले बादशाह नहीं बनोगे, तुम्हारी जगह मैक्सिमस बादशाह बनेगा और जब रोम लोकतंत्र के लिए तैयार हो जाएगा तो मैक्सिमस हुकूमत सियासतदानों को सौंप देगा। जिस पर कोमोडस बहुत दुखी होता है और कहता है कि अफसोस आपकी नजर मेरी किसी भी खूबी पर नहीं पड़ी। मैं जिंदगी भर आपको खुश करने में लगा रहा। अगर आप एक बार भी प्यार के 2 अल्फाज बोलते तो मैं दुनिया को काट कर रख देता। जिस पर बादशाह अपने
अपने बेटे को गले लगा लेते हैं, पर कोमोडस उसी दौरान उनका दम घोटकर उन्हें मार देता है। पर मैक्सिमस समझ जाता है कि बादशाह का कत्ल हुआ है, इसीलिए वो कोमोडस को बादशाह मानने से इनकार कर देता है। पर कोमोडस इसे गिरफ्तार करके मारने के लिए भेज देता है और सिपाही बताते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बीवी बच्चे को भी मार दिया जाएगा। पर मरने से पहले मैक्सिमस इन सिपाहियों पर हमला करके इन सिपाहियों को मार देता है और उनका घोड़ा लेकर फौरन अपने परिवार के पास जाने लगता है। पर इसका घर बहुत दूर होने की वजह से ये लगातार दिन रात चलता रहता है और सफर करता रहता है। लेकिन मैक्सिमस से पहले यहाँ पर कोमोडस के सिपाही आ जाते हैं और मैक्सिमस के बेटे और बीबी को मार देते हैं। और जब मैक्सिमस यहाँ पहुँचता है तो उसे चारों तरफ तबाही और लाशें मिलती हैं, जिनमें उसके बीवी बच्चे की भी लाशें होती हैं। जिसके बाद मैक्सिमस रोते हुए अपने बीवी बच्चे को दफन करके वहीं पर लेट जाता है और फिर तभी कुछ लोग मैक्सिमस को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और जब इसकी आँख खुलती है तो ये गुलामों के एक जत्थे में होता है। और फिर इधर दूर दराज के बाजार में हम एक प्रोक्सिमो नाम के आदमी को देखते हैं जो गुलाम खरीदता है और कुछ देर बाद इस बाजार में बाकी गुलामों के साथ मैक्सिमस को भी गुलाम बनाकर बिठा दिया जाता है, जहां पर प्रोक्सिमो इन सबको खरीद लेता है और फिर इनसे कहता है कि मैंने तुम पर इतने पैसे इसीलिए खर्च किए हैं ताकि मैं तुम्हारी मौत से भी फायदा उठा सकूं। अब तुम सब मेरे गुलाम हो, इसीलिए मेरे इशारे पर तुम आखिरी सांस तक लड़ोगे, क्योंकि अब तुम गुलाम नहीं बल्कि मेरे ग्लेडिएटर बन चुके हो। इसके बाद प्रोक्सिमो का एक सिपाही हैगन लड़ने वाले सिपाहियों पर लाल निशान लगाकर उन्हें अलग कर लेता है। पर जब मैक्सिमस के लड़ने की बारी आती है तो मैक्सिमस उससे नहीं लड़ता बल्कि ऐसे ही खड़ा रहता है। पर प्रोक्सिमो समझ जाता है कि ये एक सिपाही है। इसके बाद प्रोक्सिमो इन्हें लड़ने के लिए दूसरी जगह पर ले जाता है, जहां मैक्सिमस देखता है कि गुलाम इंसानों को यहाँ भेड़ बकरियों की तरह बेचा जा रहा है। पर लड़ने से पहले प्रोक्सिमो इनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम में से कुछ लोग लड़ना नहीं जानते, पर जब मौत तुम्हारे सामने होगी तो अपने आप लड़ना आ जाएगा। बस इस तलवार को सामने वाले के सीने में घुसा देना, लोग तुम पर तालियां बजाएंगे और तुम लोग मशहूर हो जाओगे। मरना तो सबको एक दिन है ही, लेकिन तुम लोग अपनी मौत को यादगार बना सकते हो ताकि लोग मरने के बाद भी कहें कि वो तलवारबाज वाकई मर्द था। इसके बाद दो सिपाहियों के हाथ में जंजीरें बांधकर उनकी जोड़ियां बना दी जाती हैं और जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो दूसरे सिपाही इन पर मौत की तरह बरसने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए इन सबको लड़ना ही पड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को मारने लगते हैं। इसी दौरान हैगन का साथी मारा जाता है, पर हैगन दुश्मन को मारकर अपने साथी का हाथ काटकर खुद को आजाद कर लेता है और जुबा की जोड़ी मैक्सिमस के साथ बनी होती है, इसीलिए ये दोनों काफी अच्छे से लड़ पाते हैं। हैगन अपने साइज का पूरा फायदा उठाता है पर कमजोर गुलाम मारे जाते हैं। पर लोग जुबा और मैक्सिमस की लड़ाई देखकर काफी खुश होते हैं, जो यहाँ सिर्फ मौत का नजारा देखने के लिए पैसे खर्च करते हैं। एक की जीत का मतलब होता है दूसरे की मौत। मैक्सिमस देखता है कि लोग जीतने वालों से खुश हैं और मरने वालों की किसी को परवाह नहीं। और फिर इधर हम देखते हैं कि रोम में पूरी शानो शौकत के साथ कोमोडस जनता के सामने आता है, क्योंकि अब ये एक बादशाह बन चुका है जिसकी पकड़ अब पूरे रोम पर है। और फिर जब सियासतदान कोमोडस को जनता की समस्याओं के बारे में बताते हैं तो कोमोडस उन पर ध्यान नहीं देता। पर तभी सियासतदानों में से एक ग्रेकस कहता है कि हम सियासतदानों को आवाम चुनती है ताकि हम राजा को उनकी समस्याएं बता सकें। पर कोमोडस कहता है कि मैं अपनी आवाम को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे बच्चे हैं। तभी बीच में लूसिला आ जाती है और कहती है कि मेरा भाई बहुत थक गया है, आप अपनी फहरिस्त मुझे दे दें, बादशाह कोमोडस आवाम की सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। इसके बाद लूसिला जब अपने भाई के पास आती है तो उससे कहती है कि तुम सियासतदानों को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस पर कोमोडस कहता है कि रोम पर सिर्फ हम दोनों हुकूमत करेंगे। पर लूसिला कहती है कि सियासतदानों को मुल्क की आवाम चुनती है। पर कोमोडस कहता है कि मुल्क को चलाने के लिए एक बादशाह की जरूरत होती है, लोगों को उनके मुल्क की महानता दिखाओ तो वो खुश हो जाते हैं, इसीलिए मैं उनको महानता की ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि कोमोडस रोम में लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ा अखाड़ा बना रहा है जिसे देखकर लोग दीवाने हो जाएंगे। और जब ये बात सियासतदानों को पता चलती है तो वो कहते हैं कि कोमोडस लोगों को खेलों में उलझाए रखेगा। मौत और डर के इस खेल में लोग इतने खो जाएंगे कि कोमोडोस उनकी आजादी छीन लेगा, पर वो फिर भी उसकी जय जयकार करेंगे। और इधर हम देखते हैं कि मैक्सिमस भी एक के बाद एक कई छोटे बड़े अखाड़ों में लड़कर जीतता जा रहा है और अकेले ही ये कई सारे ग्लेडिएटर को मार गिराता है और लोग मैक्सिमस के दीवाने हो चुके हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद प्रोक्सिमो मैक्सिमस को अपने पास बुलाकर बताता है कि बादशाह कोमोडस ने अपने पिता की याद में रोम के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा
अखाड़ा बनाया है जहां पर ग्लेडिएटर अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और हमारे लिए मालामाल होने का इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए अब हम रोम जाएंगे और तुम वहां लड़कर जब जीतोगे तो हजारों लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे और तुम उनके सबसे चहीते बन जाओगे। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग जल्दी ही रोम के लिए निकल जाते हैं और फिर सालों बाद किस्मत फिर से मैक्सिमस को वापस रोम में ले आई है। पर ये लोग दुनिया के सबसे बड़े लड़ाई के मैदान को देखकर हैरान रह जाते हैं। इधर महल में कोमोडस लूसिला से कहता है कि मैं रोम को इतना शानदार बनाऊंगा कि तारीख याद रखेगी। इसके बाद रात को छिपकर लूसिला जब सियासतदानों के पास आती है तो उन्हें बताती है कि कोमोडोस ने भंडारों में रखे हुए अनाज को भी बेचना शुरू कर दिया है। 2 साल में ही रोम के लोग भूख से मरने लगेंगे। जिस पर सियासतदान कहते हैं कि रोम के लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। पर लूसिला कहती है कि उन्हें कैसे बताओगे, क्योंकि जल्दी ही वो तुम सियासतदानों को भी बर्खास्त करने वाला है। तो कौन है जो उसे रोक पाएगा? मैं सालों से इस महल में कैद हूँ क्योंकि मेरा बेटा तख्त का उत्तराधिकारी है। इसीलिए अब कोमोडोस को मरना होगा, जिसके बाद मेरा बेटा बादशाह बनेगा। बस यही एक रास्ता है रोम को बचाने का। पर ग्रेकस कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, पर जल्दी ही एक ऐसा दिन आएगा जब कोमोडस के दुश्मन उसके दोस्तों से ज्यादा हो जाएंगे और तब हम सही कदम उठाएंगे। और इधर हम देखते हैं कि मैक्सिमस भी अगली लड़ाई के लिए रोम आ जाता है, जहां पर सभी लोग मैक्सिमस को बहुत पसंद करते हैं। और फिर इसके बाद लड़ाई के लिए मैक्सिमस को जब नीचे लाया जाता है तो वहां पर इसके बाकी साथी भी होते हैं, पर मैक्सिमस अपना चेहरा छिपाने के लिए एक लोहे का हेलमेट पहन लेता है। इसके बाद इन लोगों को लड़ाई के खूनी मैदान में उतार दिया जाता है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग इन्हें देखने आए हैं। तभी बादशाह कोमोडोस अपनी बहन के साथ एरिना की पहली लड़ाई देखने के लिए आ जाता है। मैक्सिमस समझ जाता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि जो भी फौज में था वो मेरे साथ रहेगा। और फिर तभी बादशाह के सिपाही भी इनसे लड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं, जिनकी गाड़ियों के पहियों में भी तलवारें लगी हुई हैं। और ये सब मैक्सिमस और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर कर उन्हें मारने लगते हैं। तभी मैक्सिमस इनसे कहता है कि फौरन ढालों का सुरक्षा घेरा बनाओ, जिसकी मदद से ये एक गाड़ी को गिराने में कामयाब हो जाते हैं। पर तभी हैगन जख्मी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमस की अफरा तफरी में एक और दुश्मन के 2 हिस्से हो जाते हैं। और फिर कई सारी गाड़ियां गिरने के बाद खेल का रुख बदल जाता है और मैक्सिमस उनमें से एक घोड़ा ले लेता है और फिर एक एक करके सभी दुश्मनों को मारने लगता है। और इस खून खराबे से लोग बहुत खुश होते हैं और मैक्सिमस के बाकी लोग भी दुश्मनों को गाड़ियों से खींचकर मार देते हैं और ये लड़ाई जीत जाते हैं, जिससे सभी लोग मैक्सिमस के दीवाने हो जाते हैं। और कोमोडोस भी पूछता है कि कौन है वो तलवारबाज, हम उससे मिलना चाहेंगे। और फिर इसके बाद सभी ग्लेडिएटर को कोमोडोस के सिपाही घेर लेते हैं और बादशाह कोमोडोस खास तौर पर मैक्सिमस से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुम वाकई काबिल के तारीफ हो, इसीलिए अपना नकाब उतारो और अपने बारे में बताओ। पर मैक्सिमस पीठ दिखाकर जाने लगता है, जिस पर बादशाह कोमोडोस को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें पीठ दिखाओ, इसी वक्त अपना नकाब उतारो। और फिर कोई और रास्ता न होने पर मैक्सिमस अपना नकाब उतारता है और कहता है कि मेरा नाम मैक्सिमस है, पिछले बादशाह का वफादार सिपहसालार, जिसके बेटे का कत्ल हुआ और बीवी को जलाया गया। बदला मैं लेकर रहूंगा, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जिसे जिंदा देखकर कोमोडोस हैरान हो जाता है और इसे मारने की कोशिश करता है, पर लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि जीने दो इसे, जीने दो इसे, जिस वजह से कोमोडोस मैक्सिमस को नहीं मार पाता और इसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रोम के आधे लोग वैसे भी कोमोडोस को पसंद नहीं करते। अगर इस वक्त मैक्सिमस को मारा तो बगावत हो सकती है। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग मैक्सिमस के दीवाने हो चुके हैं और मैक्सिमस इस लड़ाई के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। हर तरफ मैक्सिमस मैक्सिमस गूंज रहा है। और इधर हम देखते हैं कि कोमोडस अपने पिता की मूर्ति के पास आता है और गुस्से में उसे तोड़ने लगता है। और इधर सबसे छिपकर लूसिला भी मैक्सिमस को अपने पास बुलाती है, जिसे देखकर मैक्सिमस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे बीवी बच्चे को जिंदा जला दिया गया और तुम अपने भाई की तरफ से आई हो। जिस पर लूसिला कहती है कि मैं तो अपने पिता की मौत पर ठीक से रो भी नहीं पाई, हर रोज इसी डर के साए में जी रही हूँ कि कहीं मेरा भाई मेरे बेटे को ना मार दे, क्योंकि उसके बाद वही तख्त का वारिस है। पर तुम्हें देखकर एक उम्मीद जागी है, क्योंकि आज मैंने एक गुलाम को रोम के बादशाह से ज्यादा ताकतवर होते हुए देखा है। ऊपर वाले ने तुम्हें यहाँ किसी खास मकसद से ही भेजा है। कुछ सियासतदानों ने अपनी जिंदगी रोम के नाम कर दी है, इसीलिए वो तुम्हारा साथ जरूर देंगे अगर तुम कोमोडोस को रास्ते से हटाने में मदद करोगे। एक वक्त था जब मैं तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। मेरे पिता को तुम पर भरोसा था, इसीलिए मेरी मदद कबूल कर लो। मैक्सिमस भी जानता है कि बादशाह
उसे नहीं मार सकता, क्योंकि मैक्सिमस को मारने से पहले उसे मैक्सिमस का नाम खत्म करना होगा। इसीलिए अगले दिन हम देखते हैं कि बादशाह लड़ाई के मैदान में अपने सबसे ताकतवर योद्धा को उतारता है जो आज तक कभी नहीं हारा। और इधर हम मैक्सिमस को देखते हैं जो लड़ाई के लिए तैयार है, और जल्दी ही जब ये बाहर आता है तो लोग इसे देखकर दीवाने हो जाते हैं। पर लड़ाई से पहले मैक्सिमस समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लड़ते वक्त अचानक से एक टाइगर इस पर हमला कर देता है। पर चेन से बने होने की वजह से वो एक हद तक ही हमला कर सकते हैं, और इस सब के बीच में ही मैक्सिमस को बादशाह के सिपाही से लड़ना पड़ता है। और तभी गिरने पर दूसरी तरफ से एक और टाइगर हमला कर देता है, पर मैक्सिमस उससे बचकर लड़ता रहता है और वो टाइगर भी जंजीर से आजाद होने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जरा सी चूक होते ही टाइगर मैक्सिमस पर चढ़ जाता है, पर मैक्सिमस उसे दूर फेंक देता है और फिर जल्दी ही उस सिपाही पर हावी होकर उसका हथियार गिरा देता है। पर तभी दूसरा टाइगर मैक्सिमस पर हमला कर देता है, पर मैक्सिमस अपनी तलवार से उसे मार देता है और फिर मौका मिलते ही बादशाह के सिपाही को भी हरा देता है। और फिर हारने के बाद चारों तरफ से लोग चिल्लाने लगते हैं कि उसे मार दो, उसे मार दो। पर मैक्सिमस बादशाह की तरफ देखने लगता है, और फिर जब कोमोडोस अपने शाही योद्धा को मारने का आदेश देता है तो मैक्सिमस उसे नहीं मारता बल्कि छोड़ देता है, जिसे देखकर सभी लोग मैक्सिमस को रहमदिल योद्धा के नाम से बुलाने लगते हैं और चारों तरफ रहमदिल मैक्सिमस गूंजने लगता है। और फिर जब मैक्सिमस बाहर आता है तो चारों तरफ उसके नारे लग रहे होते हैं। पर इसी बीच मैक्सिमस का वफादार सिपाही आ जाता है और बताता है कि आपकी फौज आपका ऑस्ट्रिया में इंतजार कर रही है, जिस पर मैक्सिमस कहता है कि बताओ उन्हें, मैं जिंदा हूँ और मुझसे आकर मिलें। और इधर हम देखते हैं कि कोमोडोस गुस्से से आग बबूला हो रहा है, और इधर लूसिला सियासतदानों को मैक्सिमस से मिलाने के लिए लाती है, जिस पर मैक्सिमस उसे बताता है कि मेरी फौज तैयार है जो किसी भी वक्त मेरे एक इशारे पर कोमोडोस का तख्ता पलट कर सकती है। तुम्हारे लिए मैं कोमोडोस को मारूंगा, पर मेरी फौज वफादार बनकर आप लोगों की मदद करेगी ताकि रोम की हुकूमत सियासतदानों के हाथ में आ सके और रोम के अंदर एक बार फिर से राजा की नहीं बल्कि लोगों की हुकूमत हो। जिस पर ग्रेकस कहते हैं कि जब तुम्हारे पास पूरी ताकत होगी और रोम तुम्हारे कब्जे में होगा तो क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या तुम भी बादशाह की तरह रोम पर हुकूमत नहीं करोगे? जिस पर मैक्सिमस कहता है कि रोम के अंदर लोकतंत्र लाना हमारे पुराने बादशाह का सपना था और मेरी वफादारी रोम और उनके लिए है, इसीलिए मैं उनके ख्वाब को जरूर पूरा करूंगा। जिस पर ग्रेकस कहता है कि हम यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे ताकि वक्त आने पर तुम हमारी मदद कर सको। और फिर रात को लूसिला मैक्सिमस को यहाँ से निकालने के लिए आ जाती है और इससे कहती है कि सिजेरो बाहर घोड़े पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर इधर हम देखते हैं कि इस सब की भनक कोमोडोस को भी लग जाती है और वो लूसिला से कहता है कि मैं तुम्हारा प्लान जानता हूँ, तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि तुम मुझसे शादी करोगी और मुझे इस सल्तनत के लिए मेरा वारिस पैदा करके दोगी। अगर तुमने इनकार किया या खुद को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। और इधर हम देखते हैं कि जल्दी ही कोमोडोस के सिपाही मैक्सिमस को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर आते हैं तो मैक्सिमस के साथी उन सिपाहियों को रोकने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमस को यहाँ से भगा देते हैं। पर इस सब के बीच में प्रोक्सिमो और हेगर जैसे वफादार साथी भी मारे जाते हैं। और जब मैक्सिमस अपने वफादार सिपाही के पास पहुँचता है तो कोमोडोस के सिपाही चारों तरफ से मैक्सिमस को घेर लेते हैं और मैक्सिमस अपनी फौज के पास पहुंचने से पहले ही पकड़ा जाता है। और फिर अगली सुबह जब कोमोडोस इसके पास आता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मार सकता वरना तुम लोगों के लिए शहीद बन जाओगे और रोम के लोग मुझ पर अभी भी यकीन नहीं करते, इसीलिए जब मैं उनके चहीते योद्धा मैक्सिमस को लड़ाई के मैदान में हराऊंगा तो वो मुझे चाहने लगेंगे और इस तरह से रोम की हुकूमत पर मेरा पूरा कब्जा हो जाएगा और आज तुम्हें हराने के बाद तुम्हारी ये शोहरत भी मेरी हो जाएगी। लेकिन लड़ाई से पहले ही कोमोडोस खंजर मारकर मैक्सिमस को काफी जख्मी कर देता है ताकि ये ठीक से न लड़ पाए और कोमोडोस आसानी से जीत जाए। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही ये लोग लड़ाई के मैदान में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं और फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जख्मी होने की वजह से मैक्सिमस ठीक से नहीं लड़ पाता और कोमोडोस इसका पूरा फायदा उठाता है, पर जल्दी ही मैक्सिमस इसे फिर भी गिरा देता है। पर अब खून बहने की वजह से मैक्सिमस कमजोर होता जा रहा है, पर फिर भी वो कोमोडोस पर हमला करके उसकी तलवार गिरा देता है। जिसके बाद कोमोडोस अपने वजीर से कहता है कि मुझे दूसरी तलवार दो, पर वजीर तलवार देने से इनकार कर देता है और कहता है कि कोई अपनी तलवार नहीं देगा, ये नियम के खिलाफ है। पर मैक्सिमस भी अपनी तलवार गिरा देता है, लेकिन कोमोडोस अपना छिपा हुआ चाकू निकालकर मैक्सिमस पर हमला कर देता है, पर फिर भी मैक्सिमस इसे पूरी टक्कर देता है और फिर हाथों से ही
कोमोडोस को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और कोमोडोस के खंजर को ही उसके गले में उतार देता है और उसे मार देता है। पर अब तक मैक्सिमस का बहुत खून बह चुका है, इसीलिए वो भी लड़खड़ाने लगता है और वो वजीर क्विंटस से कहता है कि मेरे बाकी सिपाहियों को रिहा करो, क्योंकि ये वजीर भी मैक्सिमस का पुराना साथी था। मैक्सिमस इससे कहता है कि रोम को ख्वाब की तरह सजाओ और रोम की हुकूमत अब सियासतदान संभालेंगे और रोम में अब फिर से आवाम की हुकूमत होगी। यही आखिरी ख्वाहिश थी हमारे पुराने बादशाह मार्कस की। और फिर जल्दी ही मैक्सिमस नीचे गिर जाता है और लूसिला फौरन इसके पास आ जाती है। मैक्सिमस इससे कहता है कि अब तुम्हारा बेटा सुरक्षित है और फिर जल्दी ही मैक्सिमस मर जाता है और लूसिला कहती है कि आखिर तुम अपने बीवी बच्चे के पास पहुंच ही गए। और फिर वो सबसे कहती है कि मैक्सिमस ने अपनी कुर्बानी देकर रोम की किस्मत बदल दी। अब रोम पर आवाम की हुकूमत होगी। रोम के इस सच्चे जाबाज सिपाही को पूरी इज्जत के साथ विदा करो। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर आप इस वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर जरूर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और साथ ही सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि इससे और भी अच्छी वीडियो आने वाली है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।